आज हम करने जा रहे हैं टू वेरिएबल रिग्रेशन इंटरवल एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब इसमें हम ये देखने वाले हैं कि जो पैरामीटर है अपना बीटा टू हैट, तो बीटा टू हैट जो है इसकी वैल्यू को किस किस तरह से एस्टिमेट किया जा सकता है। तो एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन, और दूसरा तरीका है जिसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटरवल एस्टिमेशन। अब इन दोनों तरीके में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है कि पॉइंट एस्टिमेशन में हम अपने पैरामीटर बीटा टू हैट जो है उसके वैल्यू को जब एस्टिमेट करते हैं, तो उसमें बीटा टू हैट को एक एग्जैक्ट वैल्यू देना पॉसिबल है, एक नंबर देना पॉसिबल है। तो हम बोलते हैं वो पॉइंट एस्टिमेशन का तरीका है। ये तरीका कितना रिलायबल है, अगर इस बारे में सोचें तो हम ये देखेंगे जो बीटा टू हैट है, अगर ये वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं तो ये तो सैंपल बेस्ड है। अगर मान लो हमने पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकाला और उसके बेसिस पे बीटा टू हैट जो है उसे कैलकुलेट कर दिया, पर अगर मानो उसी पॉपुलेशन में से एक डिफरेंट सैंपल को चूज किया जाए, तब तो ये वैल्यू फ्लक्चुएट कर जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये बार बार फ्लक्चुएशन यहाँ पॉसिबल है। पॉइंट एस्टिमेशन में ये एक दिक्कत है। तो हम क्या करते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन का तरीका कैसे बेटर है इससे, वो इस तरह से है कि यहाँ पे अगर हम ऐसा करें, जैसे अगर हम पॉइंट एस्टिमेटर हमारा कितना ठीक है उसको पता लगाने के लिए स्टैंडर्ड एरर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम ऐसा करें, जो अपना पॉइंट एस्टिमेटर है उसकी दोनों तरफ हम दो तीन जो स्टैंडर्ड एरर है वो डाल दें, तो एक रेंज रेडी हो जाएगा, एक प्रॉपर रेंज रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हम ये बोल पाएंगे कि जो बीटा टू है वो इन इन दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है उसके बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे ये है। तो पॉइंट एस्टिमेटर में क्या हुआ, जब हम एक एग्जैक्ट स्पेसिफाइड वैल्यू दे रहे थे अपने बीटा टू हाइट को कि बीटा टू हाइट इतना है, जब हम वो काम कर रहे थे तो वो पॉइंट एस्टिमेटर है। इंटरवल एस्टिमेटर में क्या हो रहा है, हमने एक इंटरवल बना दिया है पॉइंट एस्टिमेटर के अराउंड, और फिर हम ये बोल सकेंगे कि जो रियल वैल्यू है ऑफ बीटा टू उसके कितने परसेंट चांसेस है उस इंटरवल के बीच में होने के। तो ये अपना इंटरवल एस्टिमेशन का तरीका है। अभी अगर मुश्किल भी लग रहा है तो अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज इंटरवल एस्टिमेशन, ये हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी, पी आर इज प्रोबेबिलिटी, हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी है जो बीटा टू है। तो 1 सेकेंड, प्रोबेबिलिटी कितना है जो बीटा टू है उसका इस रेंज में होने के। तो ये अपना लोअर लिमिट है और ये अपना अपर लिमिट है। तो अपना जो बीटा टू है वो इस रेंज में, इस इंटरवल में उसके होने के कितने चांसेस है। तो ये 1/अल्फा। तो दिस इज शोइंग द प्रोबेबिलिटी। तो इसको जनरली परसेंटेज में शो किया जाता है, तो इट कैन बी 95% और एनी अदर परसेंट। तो ये इस तरह से हम बात कर रहे हैं। अब इनका नाम क्या क्या है, इन सारी चीजों को क्या क्या बुलाते हैं, तो देखते जाते हैं। इस पूरी चीज को हम बोलते हैं दिस इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल है कि हम कितना कॉन्फिडेंट है कि अपना जो बीटा टू है उसका वैल्यू इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब ये जो है 1 - अल्फा, दिस होल थिंग इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, कि हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट है कि वो वैल्यू जो है अपना बीटा टू का इस रेंज में, इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। ओके, देन वी कैन सी हियर इज कि ये जो है जस्ट अल्फा, 1 - अल्फा पूरी तरह से हम बुलाते हैं कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, और सिर्फ अल्फा को हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बुलाया जाता है। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया, दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस वन इज अपर लिमिट। इनको क्रिटिकल लिमिट्स भी बुलाया जाता है। तो ये सारे इसके नाम है जो हम आगे यूज करने वाले हैं फ्रीक्वेंटली। तो इस चीज का मतलब हम समझ चुके हैं क्या है, कि क्या प्रोबेबिलिटी है बीटा टू जो है उसका इस रेंज में होने की। तो वो हमें यहाँ से 1/अल्फा से पता चल जाएगा, जो हम परसेंटेज में शो करते हैं। पर इसमें एक दो चीजें जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये तब होगा जब जो बीटा टू है ये एक अननोन वैल्यू है। बीटा टू की वैल्यू हम जानते नहीं है कि है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि इस रैंडम रेंज के बीच में, ये जो अपना लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ये जो इंटरवल तैयार हो रहा है ये एक रैंडम इंटरवल है। तो हम यहाँ पे बस ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। पर अगर ऐसा हो, हमको पता है
जो बीटा टू है उसका तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगा ना, हम निकाल पा रहे हैं नहीं निकाल पा रहे, या इसके बीच में है नहीं है वो हम पता करना चाह रहे हैं, पर वैसे बीटा टू का कोई तो वैल्यू होगा। तो वो जो वैल्यू इसका होगा, अब अगर कोई एक नंबर है, जो भी नंबर है, वो नंबर या तो इस रेंज में होगा या तो नहीं होगा। हालांकि हम बोल रहे हैं जब ये अननोन नंबर है, ये नंबर हमें पता नहीं है कितना है, तो हमने बोला कि हमें देखना है कि इस इंटरवल के बीच में वो एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, उसका कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है। पर अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि अगर बीटा टू का वैल्यू आप जान रहे हो, तो ये कोई एक एग्जैक्ट नंबर ही तो होगा। अब ये जो एग्जैक्ट नंबर है वो या तो इस रेंज में होगा या तो नहीं होगा, तो वहां पे फिर परसेंटेज वाली बात नहीं आ पाएगी। वहां हम बोलेंगे कि या तो प्रोबेबिलिटी है जीरो यानी नंबर नहीं है, या प्रोबेबिलिटी है वन यानी वो नंबर जो बीटा टू है इस रेंज में एग्जिस्ट करेगा। तो अननोन वाले केस में हम ये वाली पूरी बात बोल रहे हैं, और अगर इसका वैल्यू हमें पता है तो फिर हम बोल पाएंगे कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि चाहे नोन हो या अननोन हो, हमको ये तो पता ही है कि इसका कुछ ना कुछ तो नंबर होगा ही ना। जो भी नंबर है वो या तो एग्जिस्ट करेगा या तो नहीं करेगा। तो ये इस लॉजिक पे काम करता है। ठीक है। अब इस इंटरवल एस्टिमेशन के बारे में दो तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक तो है इसका मतलब क्या है, जो हमने सीख लिया है कि कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है इन द केस ऑफ एन अननोन बीटा टू। और हम बोल रहे हैं जब उसका वैल्यू नोन है तो फिर हम बोलेंगे या तो वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर या नहीं कर रहा है। नहीं करने के केस में द प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी जीरो, और अगर करेगा तो प्रोबेबिलिटी वन हो जाएगा। तो ये सारी बातें हमने समझ ली। अब कुछ चीजें हैं कि जो ये इंटरवल है ये कितना होगा। ये एक रैंडम इंटरवल होगा। वो डिपेंड करेगा कि आपने सैंपल क्या चूज किया है। सैंपल के बदलने पे ये इंटरवल जो है ये भी बदलेगा। तो फिर अब अगर हम अपनी पुरानी डिस्कशन पे जाएं कि जो पॉइंट एस्टिमेटर है और जो इंटरवल एस्टिमेटर है, तो यहाँ पे फिर हमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि ये भी तो बदलेगा सैंपल के साथ में। तो हम ये देख रहे हैं कि जो पॉइंट एस्टिमेशन का तरीका है उसमें क्या था कि जो बीटा टू है, बीटा टू हैट है, उसका वैल्यू हम एग्जैक्ट दे रहे थे, एक नंबर दे रहे थे। एक बार हमने ये डिस्कस करी। दूसरी चीज ये है कि जब आपने सैंपल कोई चूज किया है पॉपुलेशन में से, और आप बता पा रहे हो बीटा टू हैट जो है वो इतना नंबर है, तो उसके सही होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है हो। क्योंकि अगर आप सैंपल बदलोगे, दूसरा सैंपल लोगे, हो सकता है बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने में आए। इसलिए क्या होता है कि अगर हम रिपीटेड सैम्पलिंग करें, हम क्या करें कि हमारे पास जो पूरा पॉपुलेशन है उसमें से एक बारी सैंपल उठाया, बीटा टू हैट निकाला, फिर हमने दूसरा सैंपल उठाया, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने वापस से जो बीटा टू है उसके वैल्यू को एस्टिमेट किया। ऐसा हमने बहुत बार कर दिया, बहुत सारे सैंपल उठा के अलग अलग बार हमने बीटा टू हैट को जानने की कोशिश करी। इसके बाद में अगर हम ऐसा करें कि जितने भी बीटा टू हैट्स हमारे पास आए उसका हम मीन निकालें, मीन वैल्यू निकालें, तो ऐसा होगा कि वो जो मीन वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू और बीटा टू के बराबर ही हो जाएगा। तो एक ये बात भी है। ठीक है। उसी तरह से जो इंटरवल एस्टिमेशन है, वहां पे हमने ये जो रेंज सेट किया है कि इसके बीच में अपना बीटा टू एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या परसेंटेज है, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो सारी जो बातें हमने डिस्कस करी। और हम कह रहे हैं ये भी बदलता जाएगा विथ सैंपल, कि अगर आपने अलग सैंपल चूज किया होता तो ये क्रिटिकल लिमिट जो है डिफरेंट होती। तो इस केस में क्या करें, यहाँ पे भी रिपीटेड सैम्पलिंग जो है वो हमको इस बात को इंश्योर करने में हेल्प करेगा। अगर हम बार बार सैम्पलिंग करें तो अपना जो ये रेंज है हम बहुत क्लोज क्लोज लेके आते जा सकेंगे, और हम बाद में जाके बहुत श्योरली बोल सकेंगे कि जो बीटा टू का वैल्यू है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करे ही करेगा ही करेगा। तो ये बात कहना पॉसिबल हो पाएगा रिपीटेड सैम्पलिंग करके। तो ये हमारा टॉपिक था पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा टू। अब ये हम कैसे पता लगाएं, तो हम देख रहे हैं हमारा वेरिएबल z इज इक्वल टू बीटा टू हैट माइनस बीटा टू अपॉन स्टैंडर्ड एरर बीटा टू हैट। ओके। अब यहाँ पे हम कैसे आए हैं उसको थोड़ा सा एक बार पुराना वाला हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मेलिटी अजम्पशन जो है उसको इस्तेमाल करके वो z वेरिएबल के वैल्यू को निकाला गया है। अब ये अजम्पशन बोल क्या रहा था कि जो बीटा वन हैट है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि ये जो यू आई है उसका लीनियर फंक्शन है, तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जब मीन का वैल्यू जो है वो इतना देखने में आ रहा है और वेरिएंस हमारा इतना देखने में आ रहा है। सिमिलर वाज द केस फॉर बीटा टू हैट। तो बीटा टू हैट के केस में भी हम बोल रहे थे बीटा टू हैट वुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन वैल्यू दिस एंड वेरिएंस दिस। ओके।
और उसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने ऐसे लिखा था। अब इन सारी बातों को यूज करके हम z वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू को जान रहे थे, तो इसे हम बोल रहे थे स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल। तो ये था। ओके, तो यही z हम वहां पे लेके जा रहे हैं। ओके, तो ये वाली जो बात हमने डिस्कस करी ये उससे रिलेटेड है। दिस इज स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल। अब हम ये जानते हैं कि ये जो सिग्मा है इसका जो वैल्यू होता है मोस्टली अननोन होता है, बहुत ही रेयरली इसका वैल्यू पता होता है। तो इसके वैल्यू को पता करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, सिग्मा स्क्वायर हैट उसके थ्रू इसके वैल्यू को डिटरमिन किया जाता है। तो अगर हम ऐसा करें कि यहाँ जो सिग्मा है उसको रिप्लेस कर दे विद सिग्मा हैट, तो हम देख रहे हैं हम इस फॉर्म में पहुंच जाएंगे। ये टी वेरिएबल जो है ये इस तरह से हमें निकलता हुआ दिखेगा। अब ये सब हमने निकाला क्यों है, क्या फायदा है ये सब निकालने का? तो ये फायदा है कि यहाँ पे हम अगर नॉर्मेलिटी अजम्पशन को छोड़ दें और टी वेरिएबल के थ्रू प्रोबेबिलिटी को शो करने की कोशिश करें, देन दैट इज पॉसिबल। किस तरह से? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी है, हमारा जो टी वेरिएबल है वो किस किस के बीच में होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दो इनइक्वालिटी हमको दिख रही है, हमारी ये वाली है और एक हमारी ये वाली है। तो ये क्रिटिकल वैल्यूज है अपने, तो लोअर क्रिटिकल वैल्यू एंड अपर क्रिटिकल वैल्यू। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप कॉन्फिडेंस इंटरवल ड्रॉ करना चाह रहे हो, तो उसके लिए अगर हम नॉर्मेलिटी अजम्पशन जो है उसको छोड़ के हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको क्या बोले, क्या है क्या ये माइनस टी अल्फा अपॉन टू, ये क्या शो कर रहा है? तो ये शो कर रहा है कि जो टी वेरिएबल है वो ऑब्टेन किया है हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन से अल्फा अपॉन टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो अल्फा अपॉन टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमने टी वेरिएबल से ये जो लिमिट है उसको ड्रॉ किया है, ये इसको शो कर रहा है। एंड देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये रहेगा और ये हमें क्रिटिकल वैल्यू दिख रही है लोअर, एंड दिस इज अपर क्रिटिकल वैल्यू। तो इसको कैसे पढ़े फिर? तो इसको हम बोलेंगे टी वैल्यू है जो कि अल्फा अपॉन टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमें देखने में आ रहा है। तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी, हम किस तरह से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। एक चीज और हम देख सकते हैं कि ये जो वन माइनस अल्फा है ये क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो दिस शोज कि कितना कॉन्फिडेंस है, कितना परसेंटेज कॉन्फिडेंस है हमें कि हमारा जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के बीच में। तो जो भी परसेंटेज है 95, 99, 90, वट एवर इट इज, ये जो भी परसेंटेज है ये हमको शो करेगा कि इतना परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि हमारा वैल्यू इन क्रिटिकल वैल्यूज के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अब ये जो इंटरवल है ये इसका विड्थ कितना होगा, ये डिपेंड करता है, ये प्रोपोर्शनल है टू द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेटर। तो स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा ये विड्थ उतना ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड एरर जितना छोटा होगा ये उतना छोटा होगा। तो ये अपना टी डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा और क्या तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं अपना ये इंटरवल जो है एस्टिमेशन उसको फॉर्म करने के लिए, इस प्रोबेबिलिटी के लिए इंटरवल फॉर्म करने के लिए। तो एक तरीका हमने ये सीखा, टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये अपना नेक्स्ट तरीका है काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको फॉर्म कर सकते हैं। तो काई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग, ये पूरी चीज जो हमको नजर आ रही है, इसको हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, थोड़ा सिमिलर ही है, उसी तरह से इसको लिख के दिखा रहे हैं। तो हमने काई स्क्वायर रखा बीच में, अब हम दो इनइक्वालिटी के बीच में इस वैल्यू को डाल रहे हैं और हम बोल रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है इसका, प्रोबेबिलिटी इसका कितना है। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, कॉन्फिडेंस बताएगा कि कितना कॉन्फिडेंटली हम बोल सकते हैं कि काई स्क्वायर का वैल्यू इन दोनों क्रिटिकल वैल्यूज के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अब इस काई स्क्वायर का जो हमने देखा है लिमिट्स क्रिटिकल वैल्यूज, इसका वैल्यू पता कैसे चलेगा? तो पता इस तरह से चलेगा कि जो काई स्क्वायर टेबल है, प्रॉपर टेबल होती है, उस टेबल में हम चेक करेंगे जो हमें क्या लिखा है हमने n-2, n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, उस पे हम टेबल को चेक करेंगे। तो n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे हम चेक कर लेंगे अल्फा अपॉन टू जो है इसकी क्या वैल्यूज गिवन है। तो इससे हमें लोअर जो लिमिट है क्रिटिकल वैल्यू और अपर क्रिटिकल वैल्यू दोनों का पता चल जाएगा। अब इसी चीज को यहाँ पे मैनिपुलेट करके इस फॉर्म में लिखा गया है कि वही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-2 वो हमने दोनों जगह डाल दिया और यहाँ पे हमने काई स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया है विद सिग्मा स्क्वायर। तो ये काम यहाँ पे किया गया है। तो सिमिलर केस है कि हम बता पाएंगे कितना प्रोबेबिलिटी है, यही अपना कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है कि हम कितने कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो इन दोनों क्रिटिकल वैल्यूज के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है।
Okay, now we have come to hypothesis testing, the confidence interval approach, टू साइडेड और टू टेल टेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हाइपोथेसिस बुलाते हैं। ये दो जो हमें दिख रहे हैं इसको हमें लिखा हुआ है। तो ये जो पहला हाइपोथेसिस है इसे हम बुलाते हैं नल हाइपोथेसिस, एच नॉट से शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है नल हाइपोथेसिस, और जो नल हाइपोथेसिस होता है उसको हम टेस्ट करते हैं अगेंस्ट एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये अपना ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। इसको मेंटेन्ड हाइपोथेसिस भी बुलाया जाता है। और जिस तरह से नल हाइपोथेसिस को एच नॉट से शो करते हैं, उसी तरह से ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है उसको हम H1 से शो करते हैं। और जहाँ पे ये दो हाइपोथेसिस जो है हमने एक साथ बनाया है, तो दैट इज कॉल्ड टू साइडेड या टू टेल टेस्ट। तो ये जो अपना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, इट कैन बी सिंपल और कॉम्पोजिट, ये दोनों तरीके का होना पॉसिबल है। क्या मतलब है? सिंपल अगर ये होता तो हम किस तरह से लिखते, H1:B2 इज इक्वल टू 0.5 और 1.5 और एनी अदर नंबर। अगर ये सिंपल हाइपोथेसिस होता तो यहाँ पे इनइक्वालिटी को शो नहीं करते, यहाँ पे हम शो करते इक्वल है। और अगर हम ये इनइक्वालिटी वाला सिंबल शो कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज अ कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस। सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी ऑफ बोथ टाइप्स, सिंपल और कॉम्पोजिट। ठीक है, अब ये किस तरह से फंक्शन करता है, क्या कैसे काम करेगा? तो मान लो हमने एक कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है कंस्ट्रक्ट किया है बीटा 2 के लिए, ठीक है। और हम पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसे हम इक्वेट किससे कर रहे हैं, 1 - अल्फा, जो आप परसेंटेज में शो करते हो। तो मान लो हम ये कह रहे हैं कि 95% प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो वैल्यू है बीटा 2 है, ट्रू वैल्यू ऑफ बीटा 2, वो उस कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं, तो अगर अपना जो नल हाइपोथेसिस है उसका वैल्यू उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो हम बोलेंगे कि विद 95% कॉन्फिडेंस हम इस चीज को, इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वैसा ना हो तो हम उसको फिर 95% कॉन्फिडेंस से रिजेक्ट भी कर देंगे। जैसे मानो अगर हम बोलते हैं हमारा जो स्लोप है, मान लो वो 0.72 है, तो ऐसे केस में क्या ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो सकता है? नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम इसको बोलेंगे कि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है 95% कॉन्फिडेंस से। ठीक है, अब 5% जो है, ये हम बोले 95 क्या है, 5% चांस हो सकता है कि शायद अपना वैल्यू जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करे। तो बस एक ये बात हम बोलते हैं। अब जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो फाइंडिंग है, हम हमारी जो फाइंडिंग्स है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो। पर जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे हमारी जो फाइंडिंग है वो नॉन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। तो ये कुछ हम टर्म जो है ऐसे बात करते हैं। अब ये जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसको समझे कैसे, मतलब क्या है इसका, कि जो हम देख रहे हैं इसको इस तरह से लिखा गया है, इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो बीटा 2 है उसका वैल्यू 0.5 जो है नहीं है, या तो उससे ज्यादा है या उससे कम है, बट हम श्योर नहीं है उसके डायरेक्शन के बारे में। तो उसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, हमको नहीं पता किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट वो उसका वैल्यू ये नहीं है। तो इसी वजह से इसको कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस हम बुला रहे थे, क्योंकि ये दो जगह बात कर रहा है, या तो कम होगा उसका वैल्यू या तो ज्यादा होगा। जबकि जो वन साइडेड या वन टेल टेस्ट है ये हमको क्या बोल रहा है, इसको या तो आप इस तरह से लिखेंगे या हम इसको इस तरह से भी लिख रहे हैं। अब इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब ये है, तो ये वन टेल्ड टेस्ट से क्यों बुला रहे हैं, वन साइडेड क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन को लेके श्योर है। तो अपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो इस तरह से कॉम्पोजिट भी हो सकता है या वो यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अपना जो H0 है उसका वैल्यू जो है 0.5 के बराबर या उससे छोटा है। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वहां पे हम स्पेसिफिकली बता पा रहे हैं कि जो जीरो अपना बीटा 2 है उसका वैल्यू 0.5 से ज्यादा ही है, हम ये बता पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ये कॉम्पोजिट था, और यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो अपना यूनिडायरेक्शनल है, हम एग्जैक्टली बोल पा रहे हैं कि उसका वैल्यू ज्यादा है। तो ये फर्क है। ओके, नाउ द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच, द टी टेस्ट। तो टी टेस्ट अभी भी हमने डिस्कस किया ही था, उसको ये शो कर रहा है।